Welcome, Seeker, to a space where ancient wisdom meets modern understanding. नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरेंद्र और मेरे साथ हैं डॉक्टर अनगा। हम साथ मिलकर आपके साथ साझा करेंगे कि कैसे आयुर्वेद का प्राचीन नॉलेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर आपके स्वास्थ्य और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम आपको अपना ऑडियो पॉडकास्ट दे रहे हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। तो आइए परंपरा और नई तकनीक को जोड़ते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत करें। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर आप कह सकते हैं गहरी चर्चा कर रहे हैं। विषय है मेडिकल सांख्यिकी और आयुर्वेद का संगम। कैसे हजारों साल पुरानी परंपरा आधुनिक डेटा विज्ञान से मिल रही है, ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक स्रोत भी है जो इसी पर केंद्रित है। शीर्षक है मेडिकल सांख्यिकी में डेटा, एक आयुर्वेदिक दृष्टिकोण। ये एक अकादमिक लेख है जो पारंपरिक आयुर्वेदिक अवधारणाओं को सांख्यिकीय फ्रेमवर्क में फिट करने की कोशिश करता है। तो आज की इस चर्चा का हमारा लक्ष्य क्या है? असल में हम ये जानना चाहते हैं कि आयुर्वेद के संदर्भ में डेटा का मतलब क्या है, इसे इकट्ठा कैसे करते हैं, इसे क्लासिफाई या वर्गीकृत कैसे किया जाता है, और फिर सबसे जरूरी बात, ये सब भारत के भविष्य के स्वास्थ्य लक्ष्यों जैसे विजन 2030, विकसित भारत 2047 और हाँ एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे जुड़ता है। ठीक है, तो चलिए इस गुत्थी को थोड़ा सुलझाते हैं। अगर हम स्रोत के मुख्य विचार को देखें तो बात यह है कि जब हम कठोर डेटा सिद्धांतों को आयुर्वेदिक ज्ञान के साथ मिलाते हैं तो हम पारंपरिक अवधारणाओं को मापने लायक बना सकते हैं। इससे क्या होता है कि साक्ष्य आधारित मतलब एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को बढ़ावा मिलता है और एआई संचालित समाधान, एआई पावर्ड सॉल्यूशंस विकसित करने का रास्ता खुलता है, जो भविष्य की स्वास्थ्य योजनाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिल्कुल बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब हम आयुर्वेद के संदर्भ में डेटा कहते हैं तो क्या इसका मतलब सिर्फ नंबर और आंकड़े हैं या कुछ और भी है इसमें? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण भी। आयुर्वेद में डेटा सिर्फ संख्याओं तक ही सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उन सभी अवलोकनों मतलब ऑब्जर्वेशंस और मापों या मेजरमेंट्स का प्रतिनिधित्व करता है जो स्वास्थ्य संबंधी घटनाओं का वर्णन करते हैं। इसमें वस्तुनिष्ठ मैट्रिक्स तो हैं ही, जैसे बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, लैब रिपोर्ट्स के आंकड़े, लेकिन इसमें व्यक्तिपरक मूल्यांकन यानी सब्जेक्टिव असेसमेंट भी उतने ही महत्वपूर्ण है। जैसे रोगी ने जो लक्षण बताए या वैद्य ने नाड़ी परीक्षा की, उसकी क्वालिटी का आकलन, वो सब डेटा है। अच्छा, तो ये परिभाषा जो है वो पारंपरिक वेस्टर्न मेडिसिन की डेटा परिभाषा से थोड़ी ज्यादा व्यापक लगती है। वहां तो सब्जेक्टिव अनुभवों को डेटा मानना कभी-कभी मुश्किल होता है। आयुर्वेद के लिए ये व्यापक दृष्टिकोण क्यों जरूरी है? बिल्कुल, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आयुर्वेद व्यक्ति पर केंद्रित है। उसकी अनूठी प्रकृति, जिसे प्रकृति कहते हैं, और उसके असंतुलन यानी विकृति पर कई महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक अवधारणाएं हैं, जैसे दोषों की स्थिति है या अग्नि की शक्ति है। इन्हें आप हमेशा सीधे सीधे मापने योग्य संख्याओं में नहीं बता सकते हैं। इसलिए गुणात्मक अवलोकन मतलब क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस और व्यक्तिपरक अनुभव उतने ही महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट्स बन जाते हैं जितने की मात्रात्मक माप। स्रोत में आचार्य चरक का भी उल्लेख है और सांप्राप्ति मतलब रोग कैसे विकसित होता है उसके मूल्यांकन के महत्व पर जोर दिया गया है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। स्रोत में चरक संहिता के शरीर स्थान 145 के एक श्लोक का उल्लेख है। वात पित्ता श्यामलय लैत्य स्रोतो ववद्यवसाये स्थिये। इसका क्या महत्व है यहाँ? जी, ये श्लोक असल में रोग के लक्षणों और कारणों को समझने के लिए एक व्यवस्थित अवलोकन, एक सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन और विश्लेषण की जरूरत पर बल देता है। ये कहता है कि वात, पित्त और कफ के असामान्य होने पर शरीर में तरह तरह के विकार पैदा होते हैं। इन विकारों के जो विशिष्ट लक्षण हैं, उनको ध्यान से देखना और उनका विश्लेषण करना ही सांप्राप्ति को समझना है। तो एक तरह से ये दोष असंतुलन और उसके प्रकट होने के तरीके के बारे में व्यवस्थित रूप से डेटा इकट्ठा करने का निर्देश ही है। ये दिखाता है कि डेटा संग्रह की अवधारणा, ये कॉन्सेप्ट आयुर्वेद में कोई नया नहीं है, बस इसे समझने और इस्तेमाल करने का तरीका अब विकसित हो रहा है। ये तो वाकई दिलचस्प है कि डेटा संग्रह की जड़ें शास्त्रीय ग्रंथों में मौजूद हैं। तो आज के संदर्भ में ये आयुर्वेदिक डेटा आता कहाँ से है? स्रोत किन अलग अलग स्रोतों का उल्लेख करता है? हाँ बिल्कुल, ये मिश्रण काफी अनोखा लगता है, पुराने ग्रंथ और आधुनिक डिजिटल रिकॉर्ड। सही कहा आपने।
स्रोत कई समकालीन स्रोतों की पहचान करता है और ये पारंपरिक और आधुनिक तरीकों का एक मिश्रण है। इन्हें हम कुछ श्रेणियों में बांट सकते हैं। अच्छा। पहला, क्लिनिकल और डिजिटल रिकॉर्ड्स। इसमें अस्पतालों और क्लिनिकों में रखे रोगी रिकॉर्ड शामिल हैं, जैसे पंचकर्म उपचार के लॉग्स। साथ ही राष्ट्रीय आयुष मिशन जैसी सरकारी पहलों के तहत मानकीकृत प्रकृति मूल्यांकन फॉर्म। हाँ। और सरकारी आयुष अस्पतालों में इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड यानी EHR मॉड्यूल, जो उपचार के परिणामों को डिजिटली कैप्चर करते हैं। अच्छा। दूसरा, सर्वेक्षण और प्रश्नावली, जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य शिविरों में या शोध अध्ययनों में मानवात्पित कफ प्रश्नावली का इस्तेमाल होता है। इससे बड़े पैमाने पर प्रकृति या लक्षणों का डेटा एकत्र किया जाता है। ओके। तीसरा, प्रयोगशाला और फार्माकोलॉजिकल माप। इसमें आधुनिक बायोमेडिकल परीक्षण शामिल हैं, ब्लड शुगर लेवल, इन्फ्लेमेशन मार्कर जैसे CRP, या फिर हर्बल फॉर्मुलेशन की फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल, मतलब शरीर में दवा कैसे एब्जॉर्ब होती है, काम करती है वगैरह। और चौथा, जैसा आपने कहा, शास्त्रीय ग्रंथ, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता जैसे ग्रंथ अपने आप में डेटा के स्रोत हैं। इनमें विभिन्न रोगों के लक्षण, मतलब डिस्क्रिप्टर्स, संहिताबद्ध हैं। चुनौती ये है कि इन वर्णनात्मक लक्षणों को आधुनिक डेटा विश्लेषण के लिए उपयुक्त श्रेणीबद्ध या मात्रात्मक चर यानी वेरिएबल्स में कैसे बदला जाए। ये चौथा पॉइंट, शास्त्रीय ग्रंथों को डेटा स्रोत के रूप में इस्तेमाल करना, ये खासतौर पे पेचीदा लगता है। ये तो प्राचीन वर्णनात्मक ज्ञान और आधुनिक संरचित डेटा के बीच एक पुल बनाने जैसा है। क्या स्रोत बताता है कि ये व्यवहारिक रूप से कैसे किया जा सकता है? क्या चुनौतियां हो सकती हैं इसमें? जी, स्रोत इस प्रक्रिया की जटिलता को मानता है। ये सिर्फ अनुवाद या ट्रांसलेशन का मामला नहीं है। इसमें सावधानी से व्याख्या और मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए, किसी ग्रंथ में मंद अग्नि के लक्षण बताए गए हैं। अब उसे एक मानकीकृत प्रश्नावली या क्लिनिकल क्राइटेरिया के सेट में बदलना होगा, जिसे लगातार लागू किया जा सके। सबसे बड़ी चुनौती ये सुनिश्चित करने में है कि इस प्रक्रिया में मूल अवधारणा का जो सार है, एसेंस है, वो खो ना जाए। इसके लिए विशेषज्ञों, भाषाविदों और डेटा वैज्ञानिकों के बीच सहयोग बहुत जरूरी है, ताकि इन लक्षणों को भरोसेमंद श्रेणीबद्ध चर यानी कैटेगोरिकल वेरिएबल्स में बदला जा सके, जिनका इस्तेमाल फिर विश्लेषण में हो। ये एक लगातार विकसित होने वाला क्षेत्र है। समझ गया। तो हमारे पास अलग अलग स्रोतों से ये विविध प्रकार का डेटा आ गया। अब अगला कदम है इसे व्यवस्थित करना, ऑर्गेनाइज करना। स्रोत डेटा को कैसे वर्गीकृत या क्लासिफाई करता है, और ये वर्गीकरण महत्वपूर्ण क्यों है? स्रोत डेटा वर्गीकरण के मानक सांख्यिकीय तरीके ही इस्तेमाल करता है, लेकिन उन्हें आयुर्वेदिक उदाहरणों से समझाता है। मुख्य विभाजन है गुणात्मक या श्रेणीबद्ध डेटा और मात्रात्मक डेटा के बीच। गुणात्मक डेटा उन विशेषताओं का वर्णन करता है जिन्हें मापा नहीं जा सकता, पर श्रेणियों में रखा जा सकता है। इसके दो मुख्य प्रकार हैं। पहला है नाममात्र। इसमें ऐसी श्रेणियां होती हैं जिनका कोई स्वाभाविक क्रम या रैंकिंग नहीं होती है, जैसे किसी व्यक्ति का प्रकृति प्रकार वात, पित्त या कफ। ये अलग अलग श्रेणियां हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वात पित्त से ज्यादा या कम है। स्रोत चरक संहिता के विमान स्थान 824 के एक श्लोक का संदर्भ देता है। प्रकृति प्रसंगणक दोषत्रय पविशेष पवधानम। ये श्लोक प्रकृति के निर्धारण में 3 दोषों के विशेष पैटर्न को पहचानने पर जोर देता है। मूल रूप से एक नमात्र वर्गीकरण। ठीक है। दूसरा प्रकार है क्रम सूचक ऑर्डिनल। इसमें ऐसी श्रेणियां होती हैं जिनमें एक तार्किक क्रम होता है, लेकिन श्रेणियों के बीच का अंतर जरूरी नहीं कि समान या ज्ञात हो। जैसे शोथ यानी सूजन की गंभीरता को ग्रेड करना, हल्का, मध्यम, गंभीर। यहाँ एक स्पष्ट क्रम है। गंभीर सूजन मध्यम से ज्यादा है और मध्यम हल्के से ज्यादा है, लेकिन हल्का और मध्यम के बीच की गंभीरता का अंतर मध्यम और गंभीर के बीच के अंतर के बराबर हो, ये जरूरी नहीं है। स्रोत सुश्रुत संहिता के शारीर स्थान 157 के श्लोक का संदर्भ देता है। दीर्घरात्रे पिशंक मध्यमाग्नि पित्तस्मत्रिम। ये श्लोक विभिन्न प्रकार की अग्नि यानी पाचन शक्ति का वर्णन करता है, जैसे मंद, मध्यम, तीक्ष्ण, जिन्हें क्रमसूचक पैमाने पर रखा जा सकता है। अच्छा, तो नाममात्र और क्रमसूचक डेटा हमें चीजों को वर्गीकृत करने और उन्हें क्रम देने में मदद करते हैं। नाममात्र जैसे प्रकृति हमें बताता है क्या, और क्रमसूचक जैसे शोथ, ग्रेड हमें बताता है कितना, लेकिन एक रिलेटिव तरीके से। व्यावहारिक रूप से
शोध या उपचार में इन दोनों के बीच अंतर करना क्यों महत्वपूर्ण है? मान लीजिए शोध को सिर्फ हाँ नहीं यानी नामात्र के बजाय हल्का मध्यम गंभीर यानी क्रमसूचक के रूप में वर्गीकृत करने से क्या फायदा है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। क्रमसूचक पैमाने का उपयोग करने का मुख्य फायदा ये है कि ये हमें बदलाव या तीव्रता को मापने की अनुमति देता है। अगर हम सिर्फ ये रिकॉर्ड करते हैं कि शोध मौजूद है या नहीं, जो नामात्र होगा, तो हम उपचार कितना प्रभावी रहा इसका ठीक से आकलन नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम इसे क्रमसूचक पैमाने पर ग्रेड करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि उपचार के बाद सूजन गंभीर से मध्यम हुई या मध्यम से हल्का हुई या नहीं। ये उपचार की प्रतिक्रिया को ट्रैक करने और अलग-अलग उपचारों की तुलना करने के लिए एक ज्यादा सटीक तरीका देता है। ये साक्ष्य आधारित आयुर्वेद के लिए बहुत जरूरी है। ये हमें ये दिखाने की अनुमति देता है कि कोई हस्तक्षेप वास्तव में कितना प्रभावी है। हाँ, ये बात समझ में आती है। अब मात्रात्मक क्वांटिटेटिव डेटा के बारे में बात करते हैं। ये तो संख्याओं से संबंधित है ना? आमतौर पर पूर्ण संख्याएं, और इसे गिना जा सकता है। जैसे एक रोगी ने एक हफ्ते में कितने पंचकर्म सत्र पूरे किए। मान लीजिए 0, 1, 2, 7। आप 2.5 सत्र तो नहीं कर सकते। सही। दूसरा है सतत, कंटिन्यूअस। ये डेटा एक निश्चित सीमा के भीतर कोई भी मान ले सकता है और इसे मापा जाता है, गिना नहीं जाता। इसके आगे 2 उप प्रकार हैं जो उनके पैमाने की विशेषताओं पर आधारित हैं। एक है अंतराल पैमाना, इंटरवल स्केल। इस पैमाने पर मानों के बीच समान अंतराल होते हैं, लेकिन इसमें कोई वास्तविक या पूर्ण शून्य बिंदु नहीं होता। मतलब शून्य मान उस विशेषता के पूर्ण अभाव को नहीं दर्शाता। सबसे आम उदाहरण है सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में तापमान। 30 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस के बीच का अंतर 40 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस के बीच के अंतर के बराबर है। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये नहीं कि गर्मी बिल्कुल नहीं है। आयुर्वेदिक संदर्भ में स्रोत मौसमी तापमान भिन्नताओं का उदाहरण देता है जो दोषों के प्रकोप को प्रभावित कर सकती हैं। तापमान अंतराल पैमाने पर है, स्वच्छता का पूर्ण अभाव है। इससे हम अनुपातों की तुलना कर सकते हैं, जैसे एक मान दूसरे से 2 गुना है। आयुर्वेदिक उदाहरणों में शामिल हैं हर्बल अर्क की प्रति खुराक दी गई मात्रा ml में, या बायोमार्कर की सांद्रता जैसे सीरम क्रिएटिनिन mgdl में। 0 ml का मतलब है कोई अर्क नहीं दिया गया। अनुपात पैमाने का उदाहरण जैसे हर्बल अर्क की मात्रा ml में, ये तो सीधा लगता है। लेकिन पारंपरिक आयुर्वेद में खुराक का निर्धारण अक्सर सिर्फ मात्रा पर आधारित नहीं होता। वो तो रोगी की प्रकृति, अग्नि, ऋतु और कई अन्य कारकों पर निर्भर करता है। स्रोत इस बात पर कैसे विचार करता है कि ये मात्रात्मक माप जैसे ml में खुराक आयुर्वेद के इस ज्यादा समग्र व्यक्तिगत दृष्टिकोण के साथ कैसे फिट बैठता है? क्या सिर्फ संख्या पर ध्यान केंद्रित करने से कुछ खोने का खतरा है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जायज चिंता है। स्रोत सीधे तौर पर इस पर विस्तार से नहीं बताता, लेकिन ये बात इसमें निहित है। अनुपात पैमाने पर खुराक को मापना, जैसे ml में, मानकीकरण और प्रतिलिपि प्रस्तुत करने योग्यता यानी रिप्रोड्यूसिबिलिटी के लिए एक जरूरी पहला कदम है। ये हमें एक बेसलाइन, एक ऑब्जेक्टिव माप देता है। हालांकि ये मानना बहुत जरूरी है कि ये पूरी कहानी नहीं है। आयुर्वेद की समग्र प्रकृति का मतलब है कि इन अतिरिक्त कारकों, प्रकृति, अग्नि वगैरह को भी डेटा के रूप में कैप्चर किया जाना चाहिए, शायद नाममात्र या क्रमसूचक चर के रूप में। असली चुनौती और अवसर इन विभिन्न प्रकार के डेटा, मात्रात्मक खुराक और गुणात्मक रोगी कारक को एकीकृत करने वाले विश्लेषण मॉडल विकसित करने में है। यहीं पर उन्नत सांख्यिकीय तकनीकें और AI महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वे इन जटिल अंतरक्रियाओं को समझने में मदद कर सकते हैं कि एक निश्चित खुराक अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तरीके से क्यों काम कर सकती है। तो मात्राकरण समग्रता को रिप्लेस नहीं करता, बल्कि उसे और व्यवस्थित रूप से अध्ययन करने का एक उपकरण देता है। ये एक अहम स्पष्टीकरण है कि मात्राकरण आधार देता है, लेकिन समग्रता को मॉडल में एकीकृत करने की जरूरत है। तो हमने डेटा को परिभाषित किया, उसके स्रोत देखे और उसे वर्गीकृत किया। अब जरा बड़े परिप्रेक्ष्य पर आते हैं। ये सब आयुर्वेद के भविष्य और भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजनाओं से कैसे जुड़ता है?
जी, ये सीधे तौर पर भारत सरकार की जो व्यापक स्वास्थ्य महत्वाकांक्षाएं हैं, उनसे जुड़ा हुआ है, खासकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति और आयुष मंत्रालय के लक्ष्यों से। स्रोत दो प्रमुख समय सीमाओं को रेखांकित करता है। पहला, विजन 2030। लक्ष्य है आयुष अस्पतालों और क्लिनिकों में मानकीकृत डिजिटल डेटा संग्रह प्रोटोकॉल लागू करना। इसका मतलब है कि रोगी की जानकारी, उपचार और परिणाम एक सुसंगत, कंसिस्टेंट तरीके से दर्ज किए जाएंगे। ये बड़े पैमाने पर डेटा संचालित आयुर्वेद अनुसंधान की नींव रखेगा, जिससे हम ये समझ सकेंगे कि विभिन्न उपचार विभिन्न आबादी में कैसे काम करते हैं। अच्छा। दूसरा, विकसित भारत एट 2047। दीर्घकालिक लक्ष्य आयुर्वेद में वैश्विक नेतृत्व हासिल करना है। इसके लिए व्यक्तिगत आयुर्वेदिक देखभाल प्रदान करने वाले इंटरऑपरेबल एआई प्लेटफॉर्म स्थापित करने की कल्पना की गई है। आप सोचिए कि एआई आपकी प्रकृति, वर्तमान दोष असंतुलन और यहाँ तक कि आपके बायोमार्कर डेटा का विश्लेषण करके व्यक्तिगत उपचार और जीवन शैली की सिफारिशें दे। ये न केवल आयुर्वेद को वैश्विक स्वास्थ्य सेवा में एकीकृत करेगा, बल्कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों यानी SDGs, विशेष रूप से स्वास्थ्य और कल्याण SDG 3 में भी योगदान देगा। तो संक्षेप में कहें तो डेटा मानकीकरण अल्पकालिक लक्ष्य है और AI संचालित व्यक्तिगत देखभाल और वैश्विक नेतृत्व दीर्घकालिक दृष्टि है। ये वाकई बहुत महत्वाकांक्षी लगता है और यहीं पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की भूमिका एकदम स्पष्ट रूप से सामने आती है। स्रोत AI की किन विशिष्ट अनुप्रयोगों का सुझाव देता है? हाँ, AI को इस पूरी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण एनेबलर के रूप में देखा जाता है। स्रोत कई संभावित अनुप्रयोगों का उल्लेख करता है, जैसे पहला, प्रकृति वर्गीकरण को स्वचालित करना। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को मान्य प्रश्नावली और क्लिनिकल डेटा का उपयोग करके प्रशिक्षित किया जा सकता है, ताकि किसी व्यक्ति की मूल प्रकृति, वात, पित्त, कफ का निर्धारण स्वचालित रूप से और अधिक सुसंगत रूप से किया जा सके। दूसरा, उपचार प्रतिक्रिया की भविष्यवाणी करना। ये शायद सबसे रोमांचक अनुप्रयोगों में से एक है। AI मॉडल विकसित किए जा सकते हैं जो किसी व्यक्ति के दोष डेटा, लक्षणों, जीवन शैली कारकों और यहाँ तक कि आधुनिक जैव रासायनिक मार्करों जैसे रक्त परीक्षणों के बीच पैटर्न की पहचान कर सकें। इन पैटर्न का उपयोग करके मॉडल ये अनुमान लगा सकता है कि कोई विशेष रोगी किसी विशिष्ट आयुर्वेदिक उपचार पर कितनी अच्छी प्रतिक्रिया देगा। वाह! तीसरा, निर्णय समर्थन प्रणाली विकसित करना। AI सिस्टम शास्त्रीय आयुर्वेदिक ग्रंथों से ज्ञान और वास्तविक दुनिया के क्लिनिकल परिणामों के विशाल डेटा सेट का विश्लेषण कर सकते हैं। इसके आधार पर वे चिकित्सकों को निदान करने, उपचार योजना बनाने और संभावित दवा जड़ी बूटी इंटरैक्शन की पहचान करने में सहायता के लिए सिफारिशें दे सकते हैं। ये उपचार प्रतिक्रिया की भविष्यवाणी करने वाला बिंदु, ये तो वाकई पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के शिखर जैसा लगता है। लेकिन ये कितना यथार्थवादी है? हम आयुर्वेद में AI का उपयोग करके विश्वसनीय रूप से ये भविष्यवाणी करने से कितनी दूर हैं कि कोई व्यक्ति किसी उपचार पर कैसी प्रतिक्रिया देगा? इसमें क्या बाधाएं हैं? ये निश्चित रूप से भविष्य की दिशा है, लेकिन अभी भी महत्वपूर्ण बाधाएं हैं। सबसे बड़ी चुनौती है उच्च गुणवत्ता वाले मानकीकृत डेटा की उपलब्धता। हमें बड़े डेटा सेट चाहिए जो पारंपरिक आयुर्वेदिक आकलनों जैसे प्रकृति दोष स्थिति को आधुनिक बायोमार्करों और क्लिनिकल परिणामों के साथ जोड़ते हों। ऐसा डेटा इकट्ठा करना महंगा और समय लेने वाला हो सकता है। सही। दूसरी चुनौती एल्गोरिदम को मान्य करना है। हमें ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि AI मॉडल सटीक, विश्वसनीय और निष्पक्ष हो। तीसरी बात, पारंपरिक आयुर्वेदिक निदान की जो व्यक्तिपरक प्रकृति है, उसे एल्गोरिदम में कैसे शामिल किया जाए, ये भी एक जटिल समस्या है। तो हम अभी भी शुरुआती चरण में हैं, लेकिन शोध तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये रातों रात नहीं होगा, लेकिन क्षमता बहुत है। ये स्पष्ट है कि AI एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है, भले ही चुनौतियां हों। स्रोत कुछ बहुत ही ठोस, लगभग भविष्यवादी लगने वाले तकनीकी समाधानों के विचार भी प्रस्तुत करता है। और दिलचस्प बात यह है कि उनके नाम संस्कृत से प्रेरित हैं। हाँ, ये हिस्सा दिखाता है कि कैसे इन विचारों को व्यावहारिक उत्पादों में बदला जा सकता है। स्रोत कुछ न्यूनतम व्यवहार्य उत्पादों यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट्स का सुझाव देता है, जैसे प्रकृति संवेदना
ये एक मोबाइल ऐप की कल्पना है। ये एआई का उपयोग करके एक गाइडेड प्रश्नावली के माध्यम से उपयोगकर्ता की प्रकृति का प्रोफाइल तैयार करेगा और फिर व्यक्तिगत आहार और जीवन शैली संबंधी सुझाव देगा। दिलचस्प। फिर है दोषमित्रम। ये एक वेब आधारित डैशबोर्ड हो सकता है। चिकित्सक इसका उपयोग रोगी के दोष संबंधी डेटा, लक्षणों और प्रयोगशाला परिणामों को एक ही स्थान पर देखने और ट्रैक करने के लिए कर सकते हैं, जिससे वास्तविक समय में रोगी की स्थिति की जानकारी मिल सके। अंग परीक्षा एआई, ये शायद सबसे महत्वाकांक्षी विचारों में से एक है। ये सेंसर जैसे प्रेशर सेंसर या ऑप्टिकल सेंसर और न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करके नाड़ी परीक्षा मतलब पल्स डायग्नोसिस को स्वचालित करने का प्रयास करेगा। नाड़ी परीक्षा को एआई से? जी। और चौथा है आयुर संज्ञा। ये एक ऑगमेंटेड रियलिटी एआर ऐप का प्रोटोटाइप हो सकता है। सोचिए, आप अपने फोन के कैमरे को एक जड़ी बूटी पर इंगित करते हैं और ऐप स्क्रीन पर उस जड़ी बूटी के बारे में शास्त्रीय ग्रंथों से प्रासंगिक जानकारी जैसे गुण, उपयोग वगैरह दिखाता है। ये अंग परीक्षा एआई वाला विचार, एआई द्वारा नाड़ी निदान, ये एक ही समय में आकर्षक भी है और चुनौतीपूर्ण भी लगता है। नाड़ी परीक्षा पारंपरिक रूप से एक बहुत ही सूक्ष्म कला है, जिसमें वर्षों का अभ्यास और संवेदनशीलता चाहिए। स्रोत कैसे सोचता है कि एआई इस मानवीय विशेषज्ञता की बारीकियों को पकड़ सकता है? क्या ये वाकई संभव है? श्रोता इसे एक बड़ी चुनौती के रूप में स्वीकार करता है। बिल्कुल, विचार ये नहीं है कि एआई तुरंत एक अनुभवी वैद्य की जगह ले लेगा, बल्कि शुरुआती लक्ष्य सेंसर डेटा जैसे दबाव पैटर्न, हृदय गति परिवर्तनशीलता का उपयोग करके नाड़ी के कुछ वस्तुनिष्ठ पहलुओं को पकड़ना और उनका विश्लेषण करना है। न्यूरल नेटवर्क इन जटिल पैटर्न्स में सूक्ष्म अंतरों को पहचानना सीख सकते हैं, जो विभिन्न दोष असंतुलन से जुड़े हो सकते हैं। शुरुआत में ये चिकित्सकों के लिए एक सहायक उपकरण हो सकता है, उनके अपने आकलन की पुष्टि करने या समय के साथ बदलावों को ट्रैक करने में मदद करने के लिए। ये नाड़ी परीक्षा में अधिक मानकीकरण और स्थिरता लाने में भी मदद कर सकता है, खासकर ट्रेनिंग और रिसर्च में। ये एक लंबा रास्ता है, लेकिन तकनीक उन पैटर्न्स को पकड़ने में सक्षम हो सकती है जिन्हें शायद मनुष्य आसानी से नहीं पहचान पाते। और वो एआर ऐप आयुर संज्ञा जो जड़ी बूटियों पर जानकारी ओवरले करता है, ये तो सीखने के तरीके को ही बदल सकता है। ये प्राचीन ज्ञान को छात्रों और चिकित्सकों के हाथों में एक इंटरैक्टिव, तकनीकी रूप से उन्नत तरीके से लाने जैसा है। बिल्कुल, ये शिक्षा के लिए बहुत शक्तिशाली हो सकता है। छात्रों को जड़ी बूटियों को पहचानने और उनके गुणों को याद रखने में मदद मिल सकती है। शोधकर्ताओं के लिए ये विभिन्न क्षेत्रों से नमूनों की पहचान को मानकीकृत करने में मदद कर सकता है। ये पारंपरिक ज्ञान को सुलभ और आकर्षक बनाने का एक शानदार उदाहरण है। ये एमवीपी विचार वाकई आयुर्वेद को 21वीं सदी और उससे आगे ले जाने की क्षमता दिखाते हैं। निश्चित रूप से स्रोत की अंतिम दृष्टि एक पूरी तरह से डिजिटल आयुर्वेदिक पारिस्थितिकी तंत्र की है, जिसे वह आयु संयुक्त युग कहता है। ये एक ऐसा भविष्य है जहां आयुर्वेद का गहन ज्ञान एआई और डेटा विज्ञान की शक्ति के साथ सहज रूप से एकीकृत होता है। यह न केवल स्वास्थ्य सेवा में क्रांति ला सकता है, बल्कि आयुर्वेद प्रौद्योगिकीतों यानी आयुर्वेदा टेक्नोलॉजीज की एक नई पीढ़ी को भी सशक्त बना सकता है, जो इस प्राचीन विज्ञान को भविष्य में ले जाने के लिए तैयार होंगे। यह परंपरा और प्रौद्योगिकी का एक सच्चा संगम होगा। आयु संयुक्त युग, ये एक शक्तिशाली वाक्यांश है जो एकीकरण और तालमेल, सिनर्जी का सुझाव देता है। तो अगर हम आज की चर्चा को संक्षेप में देखें, हमने समझा कि आयुर्वेद में डेटा सिर्फ संख्याओं से कहीं ज्यादा है। इसमें पारंपरिक अवलोकन और आधुनिक मैट्रिक्स दोनों शामिल हैं। हमने देखा कि इस डेटा को विभिन्न सांख्यिकीय पैमानों, नाममात्र, क्रमसूचक, अंतराल और अनुपात पर कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है और ये वर्गीकरण क्यों मायने रखता है। और सबसे महत्वपूर्ण, हमने ये पता लगाया कि ये सब कैसे एआई के साथ एकीकृत हो रहा है और भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य लक्ष्यों विजन 2030, विकसित भारत 2047 से जुड़ा है, जो हमें इस आयु संयुक्त युग की ओर ले जा रहा है। हाँ, ये सब अपार संभावनाओं से भरा है। लेकिन जैसा कि हम इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, एक महत्वपूर्ण दार्शनिक प्रश्न भी खड़ा करता है, जिस पर स्रोत अंत में संकेत देता है। जैसे जैसे हम इन पारंपरिक, अक्सर व्यक्तिपरक और समग्र आयुर्वेदिक अवधारणाओं जैसे प्रकृति, दोष, अग्नि को मात्रात्मक, मापने योग्य डेटा में बदलने का प्रयास करते हैं,
हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि हम इस प्रक्रिया में ज्ञान की सूक्ष्मता, उसकी गहराई और उसके समग्र दृष्टिकोण को खो ना दें। आयुर्वेद केवल लक्षणों या बायोमार्करों का संग्रह नहीं है, ये जीवन जीने का, स्वास्थ्य को समझने का एक समग्र दर्शन है। तो संतुलन कहाँ है? हम प्राचीन ज्ञान के अखंडता को बनाए रखते हुए प्रौद्योगिकी और डेटा विज्ञान का लाभ कैसे उठा सकते हैं? ये सुनिश्चित करना कि हम डेटा के लिए पेड़ देखते हुए जंगल को न भूलें, शायद सबसे बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी है। इस पर सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, ये विचार करने के लिए गहरा और बहुत जरूरी बिंदु है। प्रौद्योगिकी को एक उपकरण के रूप में उपयोग करना, ना कि उसे आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों पर हावी होने देना। संतुलन खोजना ही कुंजी होगी। परंपरा और प्रौद्योगिकी के इस जटिल और रोमांचक संगम पर इस विस्तृत चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।